सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 29 है। डेट है आज बेटा 17/11/2021। कक्षा आपकी 8th। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान के लक्षणों के बारे में, यानी कि उनकी विशेषताओं के बारे में, या उससे संबंधित कुछ और। सबसे पहले जो इसमें विशेषता बताई गई है वो बताया गया है धर्मनिरपेक्ष। धर्म का मतलब धर्म, निरपेक्ष का मतलब जिसका कोई भी अपेक्ष ना हो, यानी कि कोई भी बंधन ना हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। हमारा देश बेटा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्मों को पूजते हैं, घरों में पूजते हैं या मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में या चर्च में जाते हैं। तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में किसी पर भी ये बंधन नहीं है कि वह एक ही धर्म को अपनाएगा। जैसा आपने कभी सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि इस्लामिक देश, मुस्लिम देश, तो उनका मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम देश है तो उसमें केवल मुस्लिम लोग ही होंगे, लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। हमारा संविधान इसलिए धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि हमारे देश में पहले से ही कई धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। लचीले का मतलब है कि बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि जो एक बार संविधान में लिख दिया सिर्फ वही रहेगा, इसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। राजनीति की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए हमें कई संशोधन किए हैं। अक्सर संविधान में बड़े बदलावों का मतलब देश के मूल स्वरूप में बदलाव होता है। अब देखिए बेटा, कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में क्या दिखाया गया है इसको भी हम पढ़ते हैं। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान सभा की प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बाएं से सबसे पहले वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। ये हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान की जो हमारी पुस्तक है उस पर साइन कर रहे हैं, प्रति पर साइन कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को लिखा गया है एक पुस्तक के रूप में। ठीक है, ये है दूसरी तस्वीर। और दूसरी तस्वीर में संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अपने सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर रहे हैं। तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, ये देखिए पीछे दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री थे, ये हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे उस समय, तथा उनके पीछे जगजीवन राम श्रम मंत्री भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये रहे, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे देश में बनाई गई है और ये प्रतिमा या मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची है। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो नेट पे सर्च करो और इसके बारे में पता करो। ठीक है बेटा, अब देखिए क्रियाकलाप दे रखा है। इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अगर उनका हनन होता है तो उसके लिए न्यायालय में भी जाया जा सकता है। 11 मौलिक कर्तव्यों में प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र, तस्वीर बनाइए तथा उन पर कविता या गीत लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को 11
मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसमें स्थिति दी गई है और उस स्थिति में आपको ये बताना है कि किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो इसका मतलब ये है कि बेटा कि उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कल कारखाने में काम करने की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता। बी पार्ट है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उस अधिकार के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर कमाने का अधिकार रखता है। ठीक है। सी पार्ट है, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो उसके सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि इस अधिकार के द्वारा हमें कोई भी स्कूल खोलने, किसी भी भाषा के कोई भी किसी भी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमें संविधान देता है। उसके बाद है नंबर 4, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो उसके समानता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि पदोन्नति और नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए संघवाद। संघवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ पर कम से कम 2 स्तरीय बल्कि भारत में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है जिनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि कोई एक उस पर अपना शासन न कर ले, तानाशाही स्थापित न हो जाए, और इसी के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्रीय सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां दी गई हैं और कुछ शक्तियां जो हैं वो स्थानीय सरकारों को भी दी गई हैं ताकि प्रत्येक लेवल पर विकास किया जा सके। मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार हमें 6 हमारे संविधान से दिए गए हैं और अगर उनका हनन होता है तो हमें न्यायालय भी जाने का अधिकार है। संसदीय शासन प्रणाली, इस प्रणाली में जितने भी सांसद होते हैं, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। नीचे देखिए बेटा कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और अभी आपकी छुट्टियां भी हो रखी हैं, आप सबको पता है, और इसका कारण है भारत में दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण। तो इसलिए घर में रहिए और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकलिए ताकि मिट्टी और धूल के जो छोटे छोटे कण सांस के माध्यम से आपके अंदर चले जाते हैं वो रोके जा सकें। ठीक है बेटा, सभी अपना ध्यान रखिए, अपना और अपने परिवार का।